राम राम जी। सभी दर्शकों को, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। जी हाँ, स्लो जिंदगी तो चलता रहेगा। आज से उसकी स्ट्राइक खत्म हो गई है, आज 9 तारीख है। तो अब दोनों चैनल्स पे आपको वीडियोस नजर आएंगी। तो अवनीश भाई जुड़ गए हैं। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम। सबसे पहले आपको बधाई, खरी खोटी की स्ट्राइक समाप्त हुई। अवनीश भाई, नेपाल में जो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, तो ये बताइए कि हम लोग इतना निश्चिंत होके क्यों बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे घर में नहीं हो सकता है, ये पड़ोस में हो जाएगा। और ये जो चल रहा है, ये है क्या नेपाल असल में? क्या हम इसको, वो अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से शुरू हुआ और आज तक, मतलब पाकिस्तान तो श्रीलंका तो बांग्लादेश तो का नाम आपका इंडोनेशिया, अब नेपाल, तो कल को ये दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? इतना निश्चिंत क्या है? और ये है क्या, ये सचमुच क्या टिकटॉक बंद कर देने से हो गया है? बिल्कुल सर, क्या है आपने बहुत सही इसको, आप सवाल कैसे उठाया है। इंटरप्रेट देखिए, करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं कैसे इसको देखता हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल ये है क्या है, इसकी सही तस्वीर मैं आपके सामने रख देता हूँ, दर्शकों के सामने रख देता हूँ। बड़ी आसानी से इसको बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या हम्म। है, नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओली सरकार, जो कि एक कम्युनिस्ट सरकार है, उसने बैन कर दिया। अब सवाल ये होता है कि अगर बच्चों का भविष्य बिगड़े ना इसलिए बैन किया है, तो टिकटॉक वहां पर क्यों बैन नहीं किया गया है? एकमात्र टिकटॉक है जो वहां पर चल रहा है, और टिकटॉक चीनी ऐप है, ये सबको पता है। मजे की बात यह है कि उस टिकटॉक पर भी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ही सबसे तगड़ा कैंपेन चल रहा है, क्योंकि इस समय एकमात्र ऐप सोशल मीडिया का वहां टिकटॉक एक्टिव है। साहब देखिए, इस घटना की शुरुआत क्या होती है। ओली सरकार 26 सोशल मीडिया बैन कर देती है, ठीक है। छात्र अपने अपने स्कूलों में थे, नौजवान अपने अपने स्कूलों में थे, तो स्कूलों का एक नेटवर्क टिकटॉक पे ही तैयार हुआ। अपने अपने कॉलेज से निकले, पहले 100 थे, 200, 300, 500, 1000 जो नौजवान आपको दिखाई दे रहे हैं, तस्वीर सब है, वो पहुंच गए राष्ट्रपति भवन के सामने। और वहां पे उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि ये सोशल मीडिया बैन हटाइए। ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना कोई लाठी, कुछ नहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से। लेकिन जरा काउंटर रिएक्शन देखिए सरकार की तरफ से। ओली सरकार ने नेपाल प्रहरियों को ऑर्डर दिया कि इसको तुरंत कुचल दो, और पहले डंडा मारा गया, लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज के बाद भी जब सामने प्रदर्शनकारी उग्र नहीं हुए, तो उसके बाद गोली चला दी, 9 नौजवान मर गए। अब ये रही घटना। अब इस घटना के थोड़ा इतिहास में जाइए सर। आपको मैं बताऊं, राजशाही जब समाप्त हुई, उसके पहले राजघराने का वो हत्याकांड छोड़ दीजिए, उसको सारा परिवार मार दिया गया, ठीक है। ज्ञानेंद्र विक्रम जो भूतपूर्व राजा हैं, ये लगभग 1.5 साल पहले काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरे, और ये काठमांडू एयरपोर्ट पे कुछ हजार नेपाली पहुंचे और इनका स्वागत किया, और एक सेंटिमेंट राजशाही वापस लाने की जो व्यवस्था नेपाल में पहले थी, और राजशाही वापस लाने के जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे यह है कि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल, जिसको कथित लोकतंत्र देने के नाम पर पहले राज परिवार में हत्याकांड हुआ, उसके बाद जब उनके छोटे भाई मौजूदा जो भूतपूर्व हैं ये गद्दी पे आए, तो इनकी सत्ता भी हटा दी गई, राजशाही खत्म कर दी गई, और नेपाल में लोकतंत्र स्थापित कर दिया। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया। लेकिन उस लोकतंत्र की हालत यह है
कि अब तक 14 सरकारें आ चुकी हैं, संविधान तक नहीं बन पाया है नेपाल में। अच्छा, जब राजशाही थी नेपाल में तब क्या स्थिति थी? तब भी प्रधानमंत्री होते थे, कैबिनेट होती थी, सचिवालय होता था, बिल्कुल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह नेपाल चलता था। राजा की वही स्थिति थी जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति है, वो राष्ट्र प्रमुख थे। कम्युनिस्ट आंदोलन प्रचंड दहल के अगुवाई में और चीनी प्रभाव में नेपाल में शुरू किया गया और कथित लोकतंत्र की स्थापना हो गई साहब। लेकिन नेपाल की जनता सनातनी जनता है, नेपाल की जनता हिंदू जनता है, एकमात्र हिंदू देश होने का स्टेटस भी समाप्त हो चुका दुनिया से। वो अंदर अंदर घुटती रही। चूंकि कम्युनिस्ट आंदोलन गोरिल्ला वार की तरह चलते हैं, माओवादी जैसे आप नक्सलाइट देखते हैं, इसी तरह से आंदोलन था। इन्होंने जबरिया और विदेशी शक्तियों का इनको भरपूर साथ। नेपाल से भारत के रिश्ते रोटी बेटी के रिश्ते, आप जानते हैं मेरा मूल जनपद से नेपाल की सीमा 100 किलोमीटर भी नहीं है। हमारे यहाँ रिश्तेदारियां होती हैं साहब। हम नेपाल उसी तरह जाते थे जैसे हमको लगता था कि हम अपने किसी पड़ोसी जिले में चले जा रहे हैं। आज नेपाल की स्थिति क्या है आपने देखा होगा कि बीते समय में नेपाल और भारत के संबंध खट्टे और बदतर होते गए हैं। इसके मूल में अगर आप जाएंगे तो आपको यही 10 जनपद परिवार सोनिया गांधी मिलेंगी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया उनके साथ गई नेपाल यात्रा पे। पशुपतिनाथ मंदिर के प्रबंधकों ने एक ईसाई महिला का प्रवेश रोक दिया, यानी सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया। राजीव गांधी कुपित हो गए, नेपाल से बदला लेने के ठान लिया और तब से नेपाल के रिश्ते खट्टे होते चले गए भारत के साथ। वाजपेयी सरकार आई, उन्होंने काफी रिपेयर करने का प्रयास किया। अर्थक्वेक आया तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन आप समय समय पर नेपाल की चाहे बिहार वाली सीमा हो चाहे उत्तर प्रदेश वाली सीमा हो, उसमें संघर्ष आपको दिखाई देता है। नेपाल से कोई अब भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है। कारण क्योंकि नेपाल में लगातार कम्युनिस्ट सरकार बनी रही। उस सरकार का प्रभाव चीनी प्रभाव है और धीरे धीरे नेपाल में प्रो चाइना सेंटिमेंट डेवलप होना शुरू किया, डेवलप करने का प्रयास किया गया। इसको खतरे को जब महसूस किया नेपाल की जनता ने, तो पिछले 3-1 सालों से हिंदू राष्ट्र की बहाली और राजशाही की बहाली, इसका आंदोलन जमीन पर चला। एक पूरा नेपाल का जो भूगोल है, एक तो पहाड़ है नेपाल, पूरा पहाड़ नहीं है नेपाल। जिसको नेपाल को लगता होगा पूरा नेपाल ही पहाड़ है, नहीं। एक पहाड़ी इलाका है और दूसरा प्लेन इलाका। प्लेन इलाके में मधेश आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन है। और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मधेश आंदोलन जो कि प्रो राजशाही आंदोलन है, यानी हिंदू राष्ट्र की हिमायती, उससे ज्यादा अपना जुड़ाव रखता है, उसका सबसे बड़ा जो एक्टिव वर्ग है वो यादव लोग हैं वहां के, मधेश के। और मधेशी समुदाय में भारत मूल के बहुत सारे लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार से भरे हुए हैं लोग, लेकिन उनको लीड करते हैं यादव समुदाय। वो वहां के कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू का सेंटिमेंट रखते हैं। 3 साल पहले ये सेंटिमेंट शुरू हुआ और जब राजा आए और जमीन पर ये आंदोलन राजशाही और हिंदू राष्ट्र वापसी का हुआ, तब कम्युनिस्ट सरकारों को यह खतरा लगा और बड़े निर्ममता से जमीन पर उठ रहे इस आवाज को दबा दिया गया। यहां तक कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो प्रो राजशाही प्रो हिंदू राष्ट्र थी, उनको भी, उनके नेताओं को भी बुरी तरह कुचल दिया गया। लेकिन सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई नकारात्मक आंदोलन हो या सकारात्मक आंदोलन हो, आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत भारी रोल होता है। सोशल मीडिया से ये हिंदू राष्ट्र की वापसी का आंदोलन लगातार चलता रहा और उससे उसको बड़ी गति मिली, क्योंकि जमीन पर तो कम्युनिस्टों का आप जानते हैं बड़ी क्रूरता से कोई आंदोलन दबाते हैं वो, लेकिन सोशल मीडिया को ये दबा नहीं पा रहे थे। और सोशल मीडिया न सिर्फ नेपाल में, बल्कि बहुत से नेपाल वंशी, बहुत से नेपाल के भाई लोग हमारे भारत में रहते हैं, एब्रॉड भी हैं, और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबको एक जोड़ के लगता है। बलूच आंदोलन को आप देख रहे हैं किस तरीके से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर से कम और बाहर से ज्यादा गति मिलती है। इस खतरे को देखते हुए
26 प्लेटफॉर्म ओली सरकार ने बैन किया। टिकटॉक अभी भी वहां चल रहा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कल से देख रहा हूं, लोगों को यही लग रहा है कि बांग्लादेश वहां दोहराया जा रहा है, लोगों को यही लग रहा है कि इंडोनेशिया जैसा अनरेस्ट वहां पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये वहां की कम्युनिस्ट सत्ता के खिलाफ चलता हुआ आंदोलन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दरअसल कम्युनिस्ट सरकार सोशल मीडिया आंदोलन नहीं दबा रही है गोली चला के, ये हिंदू राष्ट्र की वापसी का जो आंदोलन है नेपाल में उसको दबा रही है। इसलिए नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम को अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। नेपाल और भारत का संबंध और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी कैसे फ्रेम में आते हैं। काठमांडू में जब उतरे राजा और काठमांडू में जब उनके भव्य स्वागत के साथ एक जुलूस निकला, योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर वहां टहलाए जा रहे थे और उस रैली में शामिल थे। आपको परंपरागत अगर संबंध बता दूं, ये उस समय का है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा पहले ये इस फ्रेम को आप देखिए, ये राजा हैं भूतपूर्व और ये बगल में योगी आदित्यनाथ जी की वो तस्वीर है। अब जरा सा इसके इतिहास में चले जाएं। ऐसा नहीं है कि हम या योगी आदित्यनाथ जी महाराज का वहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है तो ये नेपाल की संप्रभुता में कोई दखल है, नहीं, ये ऐसी इसको इस रूप में मत देखिए। नेपाल के राजशाही और नेपाल के पूरे नेपाल का योगी आदित्यनाथ जी जिस पीठ से आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ, उससे बहुत ऐतिहासिक संबंध है, पारंपरिक संबंध है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का बड़ा विशाल मेला लगता है, खिचड़ी का पर्व जिसको हम लोग पूर्वांचल में बोलते हैं। पहली खिचड़ी परंपरागत रूप से नेपाल के राज परिवार से आती है और वो गोरखनाथ मंदिर में जब सुबह प्रातः चढ़ा दी जाती है नेपाल के राजशाही परिवार के प्रतिनिधि द्वारा, या कई बार राजा खुद आए। अभी पिछले जो मकर संक्रांति थी उसमें भूतपूर्व राजा खुद आए थे। ये योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनकी तस्वीर तभी की है। तो ये संबंध है और इस वजह से वहां के जो सनातनी हैं, जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं और पूरा नेपाल दरअसल उसी सेंटिमेंट का, उनको योगी आदित्यनाथ जी से आशा है और इसलिए ये संबंध अक्रॉस द बॉर्डर है। ये नेपाल की संप्रभुता में किसी विदेशी शक्ति, हम तो विदेशी हुए ना उनके लिए टेक्निकली, तो दखल बिल्कुल नहीं है। ये उसी तरह की बात है कि वहां का सनातनी जो सेंटिमेंट है, यहाँ के सनातनी सेंटिमेंट और आइकॉन से जुड़ा हुआ है। इसलिए अंतिम लाइन, नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के नाम पर दबाया जा रहा ये आंदोलन सोशल मीडिया बाजों का आंदोलन नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र के समर्थक आंदोलन को सोशल मीडिया के स्तर पर भी कुचलने का कम्युनिस्ट सरकार, ओली सरकार का प्रयास है। इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। आपको पता है मेरे पारिवारिक संबंध है नेपाल में, मैं इसको स्वीकार करता हूं। मेरे पास सूत्र हैं, पल पल की जानकारी आ रही है। ये आंदोलन जो कल से आपको दिखाई दे रहा है, जिसको सरकार गोलियों से दबाना चाह रही है, ये अब दबेगा नहीं और ये जमीन पर भी उतरेगा। काठमांडू से उतर के, बिखर के, आगे बढ़ के ये नेपाल में के और इलाकों में फैलने जा रहा है। इसलिए इसको बांग्लादेश मत समझिए, इंडोनेशिया मत समझिए। केवल सत्ता रिजिम चेंज नहीं है ये। मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि इस प्रकार का कोई आंदोलन करके लोकतंत्र को हटा के वापस राजशाही स्थापित की जा सकती है और सेक्युलर स्टेट को हिंदू राष्ट्र वापस बनाया जा सकता है? इसकी कोई संभावना देखते हैं आप? सर देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि रातों रात ये हो जाएगा। जी, 3 साल से जमीन पर ये सेंटिमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, बलपूर्वक भरपूर लाठियां गोलियां मार के नेताओं को जेल में भर के, जिन राजनीतिक नेताओं ने समर्थन किया उनकी पार्टी बर्बाद करके, और यहां तक कि जमीन पर कोई नामलेवा नहीं बचा। कम्युनिस्ट सरकारों का ये अप्रोच है, इस तरह से दबाया और जैसे ही सोशल मीडिया से इनको खतरा हुआ वो किया और गोलियां तक चलवा दी। तो निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रातों रात हो जाने वाली चीज है, लेकिन सर अगर सदियों से चली आ रही हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है और लाके कुछ और थोपा जा सकता है, तो ये कैसे नहीं मान लिया जाए कि फिर उसकी बहाली भी हो सकती है। इसलिए संभावनाएं हैं और व्यवस्था को बदलने के लिए निश्चित तौर से वहां की पीढ़ियों को, वहां के समाज को आंदोलन करना होता है, खून पसीना बहाना होता है। वो नेपाल के सनातनी कर रहे हैं, वो सेंटिमेंट जग रहा है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि इसको जो ये सो कॉल्ड
अरब स्प्रिंग आप कह रहे हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और तमाम राहुल गांधी जो सपना यहाँ बांग्लादेश बनाने का पाल के बैठे हुए हैं, उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये कहीं से नकारात्मक आंदोलन नहीं है और मैं हाथ जोड़ के विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा उन 9 वीर गति को प्राप्त हुए नौजवानों को, नौ नहीं, जिन्होंने अब वो अपने संख्या रूट्स 26 हो संख्या गई है बढ़ शायद के ना? 20 हो गई बता रहे हैं, 20 के हाँ, आसपास। 20-22 मतलब आधिकारिक मैं यही लेके चल रहा हूँ। अभी चूंकि प्रेस रिलीज प्रहरी की मेरे ख्याल से भारतीय समय अनुसार जो है 1:30 बजे 1:40 के आसपास अभी ब्रीफिंग होगी नेपाल में। तो साहब इसको अलग तरीके से देखने की है। मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं कि वहां पर इतनी आसानी से ये हो जाएगा, लेकिन राजशाही के जरिए हिंदू राष्ट्र की वापसी का एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नेपाल में काम कर रहा है और जमीन पर उतर रहा है। ज्ञानेंद्र विक्रम से लोगों को अपेक्षा थी, ये सक्रिय नहीं हो रहे थे, ये भी अब सक्रिय हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक लंबा संघर्ष है और ऐसे थोड़ी ना हुआ कि रातों रात राजशाही हटा के कम्युनिस्ट वहां पर हाजिर हो गए। तो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। अभी अभी केपी ओली की सरकार को कोई तत्काल खतरा देख रहे हैं आप? नहीं, रिजीम अभी चेंज? कोई तत्काल खतरा अभी कोई तत्काल खतरा मैं नहीं देख रहा हूं। अभी कारण अभी ये कि पिछले 3 सालों में जो जमीन पर इनके लोग, जो पार्टियां थी जो विरोध में आ सकती थी, उनका स्ट्रक्चर, उनका नेटवर्क, उनका काडर बुरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो इसलिए हाल फिलहाल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शेख हसीना जैसा हो जाएगा कि कल सुबह हम लोग उठेंगे और कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूं। कॉन्सेप्ट अलग है, इसको अरब स्प्रिंग या इस तरह के आंदोलनों जैसा नहीं देखा जाना चाहिए। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, ये असली सच्चाई है, सोशल मीडिया का आंदोलन नहीं है। कम्युनिस्ट सरकार हिंदू राष्ट्र वापसी का आंदोलन दबा रही है, इसको इस तरह से आप समझे। उसके बाद लोगों का है, भारत के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, ये लोगों की अपनी भावनाएं हैं। अरे कई जगह तो लोग ये कहते हुए दिखाई दिए कि साहब युवा बिगड़ रहे हैं, भारत में भी ये होना चाहिए, रील बनाने वाले रीलबाज जो है बड़ा बेकार हो रहे हैं, इंस्टा का चलन बंद होना चाहिए। और शर्मनाक ये कि ये सारा ज्ञान ठेला जा रहा था उसी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टा पे ही ये ज्ञान ठेला जा रहा था कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। कमाल है साहब। हम ये नहीं कहते कि वो विषय नहीं है, वो विषय दूसरा विषय है, उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। लेकिन कृपा करके नेपाल के इस मौजूदा आंदोलन को सही तरीके से जानिए, मेरा बस इतना प्रयास है। अच्छा अवनीश भाई, मुझे एक बात बताइए, किसी एक मुद्दे पे 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 आदमी दिल्ली की सड़कों पे भी उतारा जा सकता है। बिल्कुल उतारा जा सकता है, मुद्दों की कमी थोड़ी ना है। नहीं है कमी। अब मैं आपसे एक प्रति प्रश्न पूछता हूं, अलगाववादी आंदोलन जिसको कि सोकॉल्ड किसान आंदोलन के नाम से जाना गया, जब ये अराजक लाल किले तक पहुंचे, तो आप स्वयं और एक स्ट्रांग सेंटिमेंट था कि इनको बल भर तोड़ दो, गोलियों से मार दो, लाठियां बिछा दो, तोड़ दो, कुचल दो आंदोलन। 13 महीने जब ये बैठे रहे तब भी ये हुआ, पटक के इनको तोड़ दो, मार दो। आपने घनघोर पैरोकारी की। शाहीन बाग हुआ, उठा दो, फटा दो, पटक दो। राहुल गांधी जब तमाम तरह के षड्यंत्र कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, पकड़ लो, टांग दो, उठा के पटक दो। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये नहीं किया, इसलिए भारत में इस तरह की कोई संभावना नहीं। योगी जी ने किया लखनऊ में लायन ऑर्डर पे, देखिए लायन ऑर्डर के इश्यू पे उन्होंने किया। शाहीन बाग जैसा एक अच्छा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं था? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं था? एक राष्ट्र सर योगी जी कर सकते हैं लखनऊ में, मोदी जी दिल्ली में नहीं कर सकते। चलिए मैं मान लेता हूं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक मिनट पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी। बांग्लादेश में क्या हुआ? क्या शेख हसीना को यह पता नहीं था कि छात्रों के रूप में ये जिहादी हैं और बाहरी शक्तियों द्वारा किए गए हैं? अविवेकपूर्ण निर्णय, लाठियों से, गोलियों से दबाने का प्रयास। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हालांकि मुझे मालूम है आप वो सवाल सुनते ही भड़क जाते हैं। मुझे डर है आपके दिन कुर्ता उर्ता न फाड़ लें ऑन कैमरा। वैसे मतलब गुस्ताखी माफ, आपसे पहले ही माफी मांगते हुए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बुरा लड़ने मत लग जाइएगा। हाँ पूछिए।
पूछिए। नहीं यार, मुझे डर है, आप चश्मा उश्मा ना नहीं अपना तोड़ पूछिए दें। पूछिए पूछिए पूछिए, अरे हाथ में लाठी लेके पूछिए, पूछिए ना। हाइपोथेटिकल है, डरते डरते पूछ रहा हूं। कई बार कहेंगे अगर हाइपोथेटिकल है, अगर कहिए। योगी जी दिल्ली अगर योगी जी दिल्ली में होते, अब अगर नहीं होते, नहीं होते, नहीं, योगी जी सीएम ही नहीं रहेंगे नहीं नहीं हम। नहीं नहीं नहीं। मैंने अपना प्रश्न अगर वापस ले योगी लिया। जी, अरे नहीं, एकदम वापस मत लीजिए, सुनिए सुनिए महाराज, एकदम वापस मत लीजिए, बिल्कुल वापस मत लीजिए। चर्चा में आनंद इसी तरह आता है। अगर योगी जी दिल्ली में होते, कल को योगी हम्म। जी जब दिल्ली में होंगे, चलिए होंगे। अभी हाइपोथेटिकल नहीं है। होंगे, आपने हाँ। हाइपोथेटिकल कहा, मैं हाइपोथेटिकल हाँ, नहीं, मैं हाँ। भविष्य बता रहा हूं। अच्छा, कल हाँ। को जब योगी जी दिल्ली में होंगे, इस तरह के होंगे। आंदोलनों को दबाने का वो तरीका आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे सर। हमारा वाला मतलब जो हम कहते हैं वो वही वही तरीका होगा कि उससे इतर होगा कि नहीं, के हुआ कर तो कि एक हुरा मारे तो दूसर का गाल कर ये मारा भैया, बैलेंस हो जाला। ठीक, हो गई, हो गई। ये ऐसा बतावा, नान करिए योगी जी। एक मिनट महाराज जी, ये बतावा, शेख हसीना कहन समझा दे गोली मरलू और भाग के भारत अइलू। साहब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जब इस चीजों को निपटा जाएगा ना, तो फिर तरीके हम्म। अलग होते हैं। और सुन लीजिए, मतलब लखनऊ और योगी दिल्ली की महाराज, दूरी मात्र बेशक 600 किलोमीटर, 500 कुछ किलोमीटर है, परंतु लखनऊ और दिल्ली की हैंडलिंग अलग हो जाती है। आप ये कहना, चले हो सकता है मैं कम मैं थोड़ा एक इन बातों उदाहरण को दे दूं, समझता आप हूँ। हाइपोथेटिकल बता रहे हैं, मैं तथ्यपरक बता रहा हूं। हम्म। योगी आदित्यनाथ जी सांसद हैं, गोरखपुर से रहे लगातार, और हमने उनको वोट दिया है, अब रवि किशन को वोट देता हूं मैं। योगी जी एक प्रॉपर सेक्रेटरिएट चलाते रहे, और दादा गुरु भी चलाते रहे, पिता गुरु भी चलाते रहे, बाबा अवैधनाथ जी महाराज भी। काम करने का वो भी हम्म। तरीका था। और योगी जी की शब्दावली गोरखपुर में, उस शब्दावली को हम लोगों ने लखनऊ पहुंचते पहुंचते बदलते हुए देखा है। हम्म। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते थोड़ा और परिमार्जन होगा, और ये परिमार्जन आवश्यक है। इसलिए सर, भावनाओं से न खेला जाए, देश भावनाओं से नहीं चलता, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर बातें अलग होती हैं। चलिए, मान लेता हूं मैं आपकी बात, परंतु मैं इतना नहीं जानता नहीं, हूं। आपका बस चलता तो आप पहलवान आंदोलन में ही लाठी चलवा के और शेख हसीना बनवा देते नरेंद्र मोदी को। सर किसान आंदोलन में, मैं तो, हाँ हाँ, सर मैं हूं पहलवान आदमी, तो नहीं देखिए, इसीलिए मैं आपका हूं पक्ष नहीं चल रहा है पहलवान ना सर। आदमी। इसीलिए मुझे दुनिया की हर समस्या का एक ही हल नजर आता है कि गिरा के मारो साले को, चार क्यों नहीं। इसीलिए आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, इसीलिए आप सांसद नहीं हाँ, होंगे, इसलिए इसीलिए आप विधायक नहीं होंगे, ये इसीलिए मैं आप मानता हूँ। मुख्यमंत्री नहीं ये होंगे। मैं सुनिए, अब एक बार क्या हुआ कि हमारे मतलब 10-12 साल पुरानी बात है। एक सूमो गाड़ी में 10-12 ठो पहलवान लोड होकर दंगल लड़ने गए, 2 गाड़ी थी शायद, तो गांव में जा रहे थे, तो वो पता नहीं क्या हुआ कि एक गाड़ी थोड़ी सी नीचे उतर गई और फंस गई, उसका जो वो हब होता है वो जमीन को टच हो गया, वो पहिए फेल हो गए। तो अब गांव वाले जुट गए, पहलवान लोग थे, तो वो बोला ट्रैक्टर ले आओ, है ले आओ, है ले आओ, जेसीबी ले आओ, उठाना पड़ेगा। तो करीब आधा घंटा वो गांव वाले सब करते रहे, और गाड़ी और धंसती जा रही थी। अब हम लोग 2 गाड़ी में 10-12 पहलवान थे, तो बहुत देर तक मैं उनका जब टेक्निकली जब फेल हो गए, तो मैंने कहा यार हट साले हट, चलो रे लड़को लड़को। सब 10-12 लौंडे थे, तगड़े तगड़े, सब 100 किलो वाले थे, तब लिटरली उठा के गाड़ी को जो है ना रोड पे ले आए, हाँ ठीक से हाँ, उठा बिल्कुल के। बिल्कुल। तो सर हम लोग पहलवान लोग हैं, हम लोग दिमाग का प्रयोग कम करते हैं, बल प्रयोग ज्यादा करते हैं, और बल से दुनिया की सारी नहीं तो 99% समस्याएं हल हो सॉल्व सकती होती है। हैं, होती है। ऐसा है सर, जहां राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो आप अपने निजी स्तर पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जहां बल का प्रयोग होता है, वहां ऑपरेशन सिंदूर कस के ठोका जाता है। और जहां बिल्कुल डिप्लोमेसी बिल्कुल, होती है, वहां ट्रम्प घूस के चचा को मारे, घूस औकात में के। लाया जाता है।
जहां बिल्कुल। डिप्लोमेसी की जरूरत होती है वहां ट्रम्प चाचा को औकात में लाया जाता है। जहां किसान आंदोलन को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और आज स्थिति यह है कि वो फर्जी किसान गायब, फर्जी किसान नेता गायब, फर्जी मुद्दा गायब। और याद कीजिए, मोदी ने यही कहा था कि भैया हम समझा नहीं पाए। तो ठीक है साहब, नहीं समझा पाए, भुगतो। सर जो बात चने और मैं मोदी जी को तब भी मैंने कहा सर आपने पूरा प्रयास नहीं किया। हाँ, समझाने का। चलिए समझा नहीं पाए पे एक और मैंने अभी वो वीडियो यही सोशल मीडिया पे ही देखा है। एक हाँ, एक रिटायर्ड एसपी साहब है, वो बड़े मजेदार चुटकुले बहुत मजेदार बातें सुनाते हैं पंजाब के। उनका मैंने सुना था, वही रिपीट कर देता हूँ। कहते कि वो गांव में एक लड़का था, वो एक कोई लड़की भगा ले गया, तो गांव वालों ने जो है फैसला करा के माफी मंगवा के छोड़ दिया, पर वो फिर नहीं माना। जो है वो उसने फिर वो लड़की के साथ कुछ हेलो हाय कर दी। तो अब की बार जो है लड़की वालों ने एफआईआर कर दी। एफआईआर कर दी तो पुलिस ने टांग दिया, पुलिस उठा के ले गई। पुलिस जब उठा के ले गई तो पट्टा फेर दिया। कायदे से जब पट्टा फेर दिया तो बोला कि जी आज माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी कुछ नहीं करूंगा। तो गांव वाले आए थे, छुड़ा के ले गए। तो जब छुड़ा के ले जाने लगे तो गांव वालों ने कहा हमने तो तुझे पहले ही समझाया था ये सब मत कर। कहता तुमने क्या खाक समझाया था, समझाया तो पुलिस वालों ने है। तुमने क्या खाक समझाया था, तुमने खाली मुंह से समझाया था। पुलिस वालों ने गिरा कर उल्टा पिछवाड़े की चमड़ी उतार दी। तब जब आदमी आदमी बात से न समझे तो पुलिसिया तरीका भी अपना लेना चाहिए। खैर चलिए, नहीं तो वो किया सर जाता है, आपने जो जरूरत पे किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर चला ना, बहुत से ऐसे आंदोलन हुए उसको बलपूर्वक अवनीश निपटाया भाई गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों को कृपया अन्यथा न ले। क्या ना, दोबारा मिलते श्री हैं पा सर। श्री 5 को सरकार चाइना, नेपाल में, तो नेपाल में अच्छा, वो मामला है। जी जी, दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम सर, जय जय श्री राम।